नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। क्या हो कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में ना हो, क्या हो कि आप क्या करें ये कोई और कहीं और बैठकर तय कर रहा हो, क्या हो कि आपका एक एक फैसला कोई दूसरा प्रभावित करे, और क्या हो कि आप किसी फिलिस्तीन जैसे देश में रहते हों और आपकी जिंदगी को कोई इज़राइल जैसा देश अपनी मुट्ठी में आसानी से रख सके, जब जो चाहे आपके साथ कर सके। पहेलियां नहीं बुझा रहा हूं, मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक नए प्राइवेसी के खतरे की, आपकी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन की, आपकी पुतलियों के निशान की, आपके चेहरे के फेस रिकॉग्निशन की और आपके फिंगरप्रिंट की। क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अब आपकी सूचना को इकट्ठा कर रही हैं, और इस सूचना का इस्तेमाल कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, इसको लेकर अनंत कयास हैं। नया फैसला यह है कि अब पासवर्ड की जगह पास की लेगा। ये पास की क्या होती है, पासवर्ड से कैसे अलग होती है, और इसके आने के बाद मैं और आप किस तरह से अपनी आज़ादी को खतरे में महसूस करने वाले हैं, इस पे आज बात होगी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। मुझ और आप जैसे लोग दिन रात खबरों के बीच में गोते लगाते रहते हैं, सर्फिंग करते रहते हैं, और इस बीच में आपकी नज़र पड़ती है कि गूगल ने एक बड़ा फैसला ले लिया है और वो जल्दी ही पासवर्ड खत्म करने वाला है। और अब गूगल पे जो डिफॉल्ट ऑप्शन होगा वो पास की होगा। पास की और पासवर्ड में क्या अंतर है, ये समझने के लिए आपको गूगल की साइट पर जाना पड़ेगा। आपको जरूरत नहीं जाना पड़ेगा, आपको तो मैं बता रहा हूं। पास की में अब गूगल का कहना है कि पासवर्ड डालना ना इंसान के लिए वो झंझट का काम है। हर आदमी पासवर्ड डालने के लिए परेशान होता है, कभी पासवर्ड भूल जाता है, 10 जगह अलग अलग पासवर्ड रखो, पुराना पासवर्ड फिर नहीं रख सकते। और ये आप देखिए, एक नियोजित तरीके से दुनिया भर के जितने भी टेक कंपनियों के लोग हैं वो आपके लिए पासवर्ड को मुश्किल बनाते जा रहे थे। अब न्यूमेरिक रखो, अब अल्फा न्यूमेरिक रखो, अब एक कैपिटल लेटर रखो, 8 शब्दों से बड़ा, 8 अक्षरों से बड़ा हो, किसी को 12 अक्षरों से बड़ा चाहिए। और वो ऐसा आपके सामने एक बंधन बना दिया गया कि आप वो पासवर्ड बना ही नहीं सकते, और बना लेंगे तो भूल जाएंगे। और एक पासवर्ड अगर आपने ज्यादा जगह इस्तेमाल किया तो गूगल का जो क्रोम है वो आपको कहेगा कि पासवर्ड जो है कंप्रोमाइज हो सकता है, फिर आप चक्कर में आ जाएंगे। तो पासवर्ड पहले बहुत मुश्किल बनाया गया। पहले आप 4-6 कुछ अक्षरों का पासवर्ड बना लेते थे और उससे जिंदगी चल जाती थी। एक टेलीफोन नंबर के 4 अक्षर आगे पीछे के लिख दिए, हो गया पासवर्ड। धीरे धीरे आपने कैप्चा बना दिया, वहाँ भी ठीक है। लेकिन जब आपका थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन आ गया, यानी आप पासवर्ड डालेंगे तो आपके पास में एक एसएमएस आ जाएगा, उस एसएमएस के जरिए आप बता दीजिए। तो एसएमएस में आप डाल देंगे अपना एक जो भी आपके पास आता है 1 टाइम पासवर्ड, आपका काम बन जाएगा। जब आपके पास ओटीपी आ रहा है तो पासवर्ड आपको 8 और 12 डिजिट का क्यों चाहिए, न्यूमेरिक क्यों चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक क्यों चाहिए, सिंबल क्यों चाहिए? सिर्फ इसलिए कि पासवर्ड को कठिन बनाया जा सके। और 10 साल से ये कंपनियां लगातार पासवर्ड को कठिन बनाने का काम कर रही थी। आपको इस सोच के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया कि जिंदगी में पासवर्ड ना हो तो कितना अच्छा हो। और इस मुहाने पे लाने के बाद अब कंपनियां कह रही हैं वाकई पासवर्ड झंझट का काम है, आप पास की ले लो, अब हम आपको पास की देंगे, पासवर्ड हटा ही देते हैं। अब पास की क्या होता है? पास की होता है आपकी बायोमेट्रिक पहचान। जैसे कि अगर आप मान लीजिए भविष्य में गूगल को एक्सेस करने जाएंगे तो कहेगा आपका फिंगरप्रिंट लगाइए, अंगूठा लगाइए। यानी फिंगरप्रिंट वाला मोबाइल भी आपके लिए एक तरह से एक आवश्यक कर्म हो गया, धीरे धीरे करके आया हमारी जिंदगी में, हमको जरूरत हो ना हो सब में घुस गया वो। और अब फिंगरप्रिंट वाला जो मोबाइल था
वो मोबाइल एक तरह से आवश्यक तत्व हो गया। और ये कंपनियां अब आपके चेहरे का या तो फोटो खींच के बायोमेट्रिक आपकी पहचान रखेंगी वो फेशियल रिकॉग्निशन से, या आपके उंगलियों के निशान से, या पुतलियों के निशान से। और इन पहचानों के आधार पर ही आपको आपके अकाउंट में घुसने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि ये डिफॉल्ट ऑप्शन होगा। अब अगर आप इस ऑप्शन को लेना ना चाहें तो पासवर्ड के ऑप्शन पे जाएं, फिर पासवर्ड में वही करेंगे। कई कंपनियां तो कहती 3 महीने में पासवर्ड बदल दो बेटा। अब तुमने मुश्किल से एक पासवर्ड बनाया था, उसको आपने याद किया था, अब नया बनाना है। पुराना पासवर्ड नहीं चलेगा, ये भी लिख के आता है उसमें। पुराने 3 पासवर्ड नहीं चलेंगे, कोई कंपनी ये लिख के देती है। तो ये जानबूझकर ऐसा लगता है कि हम सबको धकेल कर एक ऐसी जगह खड़ा कर दिया गया जहां पे हम अपने अंगूठे की निशानी या फिर पुतलियों के निशान या फिर अपने चेहरे का नक्शा उन कंपनियों के पास जमा कराने के लिए अभिशप्त हो गए। और जब उन कंपनियों के पास आप अभिशप्त हो जाएंगे, ये गूगल का नया फैसला भी, तो मैं बहुत सारी डिटेल्स लाने वाला हूं। तो जब आपका चेहरे की पहचान और सारी चीज आपका नाम, पता, स्थान इत्यादि के साथ में कहीं पर जमा होगी तो आपके लिए बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। सड़कों पर जाते हुए, पिक्चर देखते हुए, दफ्तर जाते हुए, सोते हुए, बीच पर छुट्टियां मनाते हुए, हर समय आपके साथ साथ आपकी पहचान चल रही होगी। जैसे कि आपने देखा होगा, एक अपराधी को जब पकड़ते हैं पुराने जमाने में, तो स्लेट पर उसकी पहचान लिख दी जाती है, सामने खड़ी कर दी जाती है। जब आप दफ्तर जाएंगे तो आपके सामने उस स्लेट पर पहचान नहीं लिखी होगी, आम लोगों को पहचान दिखाई नहीं देगी। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को, जो तथाकथित सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको, टेक कंपनियों को, सरकारों को और बहुत सारे ऐसी संस्थाओं को जो अलग अलग तरीके से आपको ट्रैक करना चाहती हैं, उनको आपकी शक्ल के साथ में वो स्लेट दिखाई देगी। मालिकों ने बहुत कोशिश की, गले में घंटी लटकाने की, एक फीते से बांधकर आपका नाम पता लटका दिया जाता है, पद लटका दिया जाता है, विभाग लटका दिया जाता है, लेकिन ये कंपनियां कोशिश कर रही हैं। गूगल की खबर के बाद अब सुनिए, ये जो एक्स है, जो पहले ट्विटर होता था, एक्स ने भी लोगों का बायोमेट्रिक डाटा इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया है। ये 31 अगस्त की खबर है और सितंबर के अंत तक ये काम शुरू कर देना था। और जब शुरू हो जाता है तो उसका कोई ऐलान तो होता नहीं है, तो एक्स ने ऐसा कुछ बताया नहीं। यानी आप जब ट्विटर इस्तेमाल करेंगे या एक्स इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो बायोमेट्रिक डाटा है धीरे धीरे करके इलॉन मस्क अपने पास इकट्ठा कर रहा है। अब आपको बताता हूं कि किस तरह से कंपनियां कौन कौन सा डाटा, मतलब आपकी वो तख्ती होगी ना, उस पर क्या लिखा होगा। उस तख्ती पे नाम और पता नहीं लिखा होगा, उम्र नहीं लिखी होगी, उस पर और भी बहुत कुछ लिखा होगा। जो थ्रेड आया अभी हाल में, जो फेसबुक की एक एप्लीकेशन आई थी थ्रेड, जिसको कहा गया कि ये मुकाबला करेगी ट्विटर का या एक्स का, उसको अंधाधुंध लोगों ने, खूब सारे लोगों ने डाउनलोड किया। भारत में भी हमने बहुत सारे लोगों ने किया। और उसने, जब आपने वो एप्लीकेशन डाउनलोड की तो उसने कौन कौन से डेटा की आपसे परमिशन ली, ये जानकारी आप भी गूगल प्ले स्टोर पे जाके पता कर सकते हैं। जब आप जाएंगे तो वहां पे वो कौन कौन सी जानकारी मांगता है पता लग जाएगा। एक लिस्ट बताता हूं। इन ऐप सर्च हिस्ट्री, यानी किसी एप्लीकेशन के अंदर आपने क्या क्या सर्च किया है इससे पहले, ये आपके दिमाग को पढ़ने के लिए वो आपके मोबाइल से आपसे ही ले लेगा। आपकी वेब ब्राउजिंग एक्टिविटीज, आप इंटरनेट पे क्या क्या सर्च करते हैं, ये भी आपके ब्रेन को समझने के लिए वो आपसे अनुमति ले रहा है। कौन? मेटा। मेटा कौन? फेसबुक वाला। इसके अलावा आपके कैलेंडर इवेंट्स। कैलेंडर इवेंट्स क्या होते हैं, जो लोग नहीं समझते उनको बता दूं। आपका जो मोबाइल के अंदर कैलेंडर होता है ना, उसके अंदर आप ये रख सकते हैं कि आप कब क्या करने वाले हैं, कहाँ जाना है। परसों या 26 तारीख को मुन्ना के लड़के की शादी है, ऐसे मान लीजिए। तो मुन्ना के लड़के की शादी में 26 तारीख को मैं भूल ना जाऊं, 6 से 8 बजे तक मैं वहां रहूंगा, तो वो लिख देते हैं। जो बड़े लोग होते हैं उनका रोज का जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो ऐसे ही करते हैं कि भैया कल क्या मीटिंग है मेरी, 11 से 12 लिख दिया, 12 से 1 कहाँ जाना है, फलां से मिलने जाना है, 1 से 2 कहाँ। तो आपने, किसी ने 15 दिन बाद का पूछा तो वहीं पे बुक कर दिया।
जब दूसरा आदमी मांगेगा देखेंगे अच्छा नहीं यार 12 से 1 तो मैं कहीं और के पास जा रहा हूं, 3 से 4 आ सकता हूं। तो आपका एक शेड्यूल बनता जाता है, उससे आप कम समय में ज्यादा काम भी कर पाते हैं। लेकिन आपके जीवन की हर घटना, आप किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे हैं, ये सब आपके कैलेंडर इवेंट्स में है और मेटा उसकी परमिशन ले रहा है कि उसको वो निकाल सकता है। इसके साथ साथ आपके कॉन्टेक्ट्स, आपके फोन बुक में किस किस के नंबर हैं, इनको भी वो निकाल रहा है। इसके अलावा आपकी साउंड रिकॉर्डिंग और आपकी आवाजें, आपने देखा वो बात करते हैं, कई बार जो स्मार्टफोन है उसके अंदर अपने आप ही साउंड रिकॉर्डिंग का बटन दब जाता है। तो आपकी जितनी कॉल रिकॉर्डिंग है और आपकी आवाज के नमूने मेटा का ये एप्लीकेशन ले लेगा। इसके अलावा आपकी म्यूजिक फाइल्स, तरह तरह की ऑडियो फाइल्स, आपके फोटोग्राफ्स का मतलब यह है कि आपके साथ साथ आपके परिवार के, आपके संबंधियों के, आप शादी में जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में कौन कौन लोग हैं वो जानकारी भी वो ले लेगा, वीडियोस ले लेगा। आपके जितने भी SMS मैसेज आते हैं उनको मेटा एक्सेस कर सकता है। आप अभी तक OTP को लेके बड़ा सोचते हैं, वो उसको एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा इन ऐप कम्युनिकेशंस, जितनी भी बातचीत आप कर रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर, उन सब की भी जानकारी वो ले लेगा। आपके सारे ईमेल पढ़ सकेगा, आपके पेमेंट कार्ड की इंफॉर्मेशन, मसलन आप भुगतान करने के लिए जो जो कार्ड इस्तेमाल करते हैं, आप चाहे वो डेबिट कार्ड और उसकी इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन जो आपने जहाँ जहाँ सेव करके रखी हुई है उसको ले लेगा। आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स ले लेगा। ये आपसे परमिशन मांग रहा है, ये कोई हवा में कल्पना में नहीं है। जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो ये मांगता है, और यहां तक कि आपका फाइनेंशियल डाटा भी वो आपसे ले लेता है। ये बाकायदा डिटेल फर्स्ट फोर्स की रिपोर्ट में छापी गई हैं। इसके साथ साथ, ये तो छोटी है, इसके साथ साथ बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया आपका बायोमेट्रिक डाटा, आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन और आपका एथनिक इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें वो आपसे ले लेता है। और बड़ी बात यह है कि इसको अभी तक यूरोप के बहुत सारे देशों में इन्हीं वजहों से परमिशन नहीं दी गई है। और ये कंपनी अब यूरोप की सरकारों के साथ में अलग अलग जगहों पे अपनी एडवोकेसी कर रही है कि भैया हमको आप जो है बताओ, आपका नियम हम मानने को तैयार है, प्राइवेसी का रूल। हमारे यहाँ तो बड़ा IT लॉ, ये सब बड़ी बड़ी बातें सरकार करके चुप बैठ गई, उसके बाद ये थ्रेड आया है और इतनी परमिशन ले रहा है। अगर आपका रूल इतना अच्छा है तो ये वहां पे यूरोपियन यूनियन के देशों में क्यों नहीं ये लॉन्च कर पाए। देखिए, जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस, आयरलैंड, बेल्जियम, यहां पे मेटा का थ्रेड उपलब्ध नहीं है क्योंकि वहां पे डाटा इश्यूज के कारण परमिशन नहीं मिली है। हिंदुस्तान के नागरिकों का डाटा, गरीब की भौजाई है, अमेरिका से लेके जो चाहे वो उसको छेड़ सकता है, वो विरोध नहीं कर पाएगी। ये एक मेटा की स्थिति हुई। ट्विटर का मैंने आपको बता दिया, आपका डाटा इकट्ठा कर रहा है। और इसके साथ साथ हालत यह है कि फेसबुक ने अभी हाल में ऐलान किया था, एक तरफ फेसबुक इस तरह से डाटा इकट्ठा करने की आपसे परमिशन ले रहा है, लेकिन फेसबुक ने एक ऐलान किया था कि वो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को बंद कर देगा अपने यहाँ पे और सारा डाटा डिलीट कर देगा। अब आप इन दोनों के बीच में सोच रहे होंगे कि कंट्रास्ट है, तो एक तरफ डाटा इकट्ठा कर रहे हो, दूसरी तरफ कर इसको खत्म कर देंगे। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ऐसा होता है जैसे गूगल फोटो में आपने गए और आपने अपना फोटो, जैसे ही उसमें किसी का फोटो रिश्तेदार का या कुछ दिखेगा तो आपसे पूछेगा ये चाची और ये वाली महिला एक ही है क्या? आपने कहा हाँ, तो वो उस महिला के सारे फोटो उठा के चाची के साथ जोड़ देगा। होता है ना। उसी तरह से फेसबुक में ये था कि अगर कहीं पे भी कोई फोटो आपसे इससे जुड़ा हुआ चीज़ों का है तो 2019 तक मेरे ख्याल से वो पहचान लेता था और पहचान के आपके सामने पेश कर देता था। तो चेहरे को पहचानने की जो तकनीक थी, उस तकनीक के जरिए फेसबुक में वो मिलाता रहता था कि अच्छा ये चेहरा, ये चेहरा, ये चेहरा एक है, जैसे कि गूगल फोटो में आपके साथ होता है। उस मिलाने के प्रोसेस में क्या करना पड़ता है
एक चेहरे का नक्शा बनता है। आपकी शक्ल नहीं पहचानता कंप्यूटर, कंप्यूटर पहचानता है इसकी 2 आंखें, 1 होंठ, ये 4 चीज़ें, कान वान मिला के ये जो लाइनों वाइनों का निशान लगा के देखता है, अच्छा ये वही आदमी है। वो 6-7 बिंदुओं को मिला के वो सीधी लाइनों से और मिला लेता है, उसका एक बाइनरी डाटा बनता है, ये फलां ही आदमी है। वो डाटा उनके सर्वर में सेव हो जाता है। लेकिन इतने सारे लोगों का फेशियल रिकॉग्निशन का अगर आप सिस्टम चलाओगे तो आपको उसको सेव करने के लिए सर्वर चाहिए होता है, जगह चाहिए होगी ना। तो फेसबुक ने उसको इसलिए बंद कर दिया, लेकिन इसलिए बंद किया क्योंकि बहुत सारे लोगों का, जाने अनजाने लोगों का चेहरा उसको सेव करना था। परंतु जहां उसको डाटा की जरूरत है वहां वो अपने डाटा को अपने पास इकट्ठा कर रहा है। अभी हम आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि डेटा को किस तरह से इस्तेमाल मनुष्य के खिलाफ किया जा सकता है। अगर आप इंस्टाग्राम की एक पुरानी खबर देखें, उसको $68 मिलियन का उसके ऊपर जुर्माना किया गया था और उसका कारण ये था कि ये जो डाटा उसने यूज किया था और वो इंफॉर्मेशन उसने लीक कर दी थी, ऐसा उसके ऊपर आरोप लगा था। अमेरिका में रिवाज ये है कि मुकदमा हारने से पहले कंपनियां आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेती हैं और ये अमाउंट जो बता रहा हूं उससे जुड़ा हुआ है। इस तरह की घटनाएं, इस तरह की हरकतें लगातार आती रहती हैं। अब मैं आपको अगर समझाऊं कि ये जो डेटा कलेक्शन होता है इसका नुकसान कैसे हो सकता है, उससे पहले आपको एक कहानी बताता हूं। चीन की सरकार ने हांगकांग में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं चीन के खिलाफ, उनको दबाने के लिए दमन चक्र चलाया हुआ है। प्रदर्शन वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीन में एक कानून में 2-3 साल पुरानी बात हो गई है, संशोधन लाया गया जिसके तहत हांगकांग के लोगों को मुकदमा चलाने के लिए चीन के मेनलैंड ले जाया जा सकता था। यानी किसी को हांगकांग से उठाओ और उसको सीधे बीजिंग ले जाओ और वहां मुकदमा चलाओ। इस तरह की चीजें हांगकांग के लोगों को लगा कि उनकी आज़ादी में दखल है, क्योंकि वो यूके से आज़ाद हुए थे। उसमें 2 बिंदु हैं, एक तो यूके चाइना के लोगों को भड़का भड़कू के अपना काम करता रहता है और वहाँ पे अनरेस्ट चाहता है, और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ के लोगों को आज़ादी की आदत है, तो चीन के अंदाज में तो जी नहीं सकते। तो उसको लेकर फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल चीन की सरकार ऐसे करती थी कि वो सड़क पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तुरंत कैमरा पहचान लेता था ये प्रदर्शनकारी फलां तारीख को प्रदर्शन में आया था और इसने पत्थर फेंका था, या ये नारे लगा रहा था, या ये आगे आगे जा रहा था। इससे बचने के लिए हांगकांग के प्रदर्शनकारियों ने एक बड़ा रोचक तरीका निकाला। वो अपने चेहरे पे एक लेजर लाइट लगा लेते थे और उससे जो कैमरे थे वो फेशियल रिकॉग्निशन वाले कैमरे फेल हो जाते थे। सरकार ने इसका तोड़ निकाला। तू डाल डाल में पात पात, जो फायर ब्रिगेड की जो पानी की फुहारें छोड़ी जाती हैं प्रदर्शनकारियों पे, जब वो छोड़ी जाने लग गई तो सरकार ने उसमें नीली स्याही मिलानी शुरू कर दी, ऐसी स्याही जो आसानी से छूटती नहीं थी, और जिसके ऊपर वो स्याही गिरेगी उस आदमी को पहचान लिया जाएगा ये प्रदर्शनकारी था और सरकार उससे बाद में सख्ती से निपटेगी। इससे निपटने के लिए प्रदर्शनकारियों ने छतरियों का इस्तेमाल किया। एक लंबी गाथा है, इस पर मैंने बहुत बड़ा वीडियो बनाया था उस दौरान। इससे पता चलता है कि आपकी प्राइवेसी आपके लिए कितनी खतरनाक है। अब अगर आप चीन को भारत में मैप करें, भारत में ज़्यादातर रेलवे स्टेशनों पे, बहुत सारी जगहों पर ऐसे फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे लगे हुए हैं जिनके सामने से अगर आप निकल रहे हैं, मेरी जानकारी कई साल पुरानी है, इस बीच में ये और एडवांस हो गया होगा, 50 लोग भी अगर एक फ्रेम में एक साथ एक वीडियो के अंदर निकल रहे हैं, उन 50 लोगों के चेहरे ये कैमरे पहचान सकते हैं, उन चेहरों की ग्रेडिंग कर सकते हैं। ये सेफ आदमी है, ये वांटेड आदमी है, ये सरकार विरोधी है, ये न्यूज़ क्लिक वाला है, ये अर्बन नक्सल है, और वो सरकार को 3 सेकंड में अलर्ट दे देंगे और उस इलाके में इसको देखा गया है और वहाँ का सिस्टम पे अलर्ट चला जाएगा और वहाँ के आसपास के जो लोग हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग हैं, वो सारे के सारे लोग उसको ट्रैक करना शुरू कर देंगे और अगर उसको ओवर पावर करना है तो वो कर लेंगे, पकड़ लेंगे। मैंने बताया था कि किस तरह से भारत में बहुत बड़ा एक सुरक्षा तंत्र, कौन कौन से सॉफ्टवेयर है और किस किस तरह से भारत की सरकार सर्विलांस रखती है। इंटरनेट पे आप एक एक शब्द जो लिखते पढ़ते हैं उस सब को कहीं पे ट्रैक किया जा रहा है। वो कौन से सॉफ्टवेयर ये करते हैं, इस पर पूरा मैंने वीडियो बनाया था, अगर मुझे पुराना मिल गया तो डाल दूंगा। बहरहाल जो खतरा है वो ये है कि इसके कारण
अगर ये डाटा आपका इकट्ठा होके कहीं एक जगह चला जाता है, और जनता बनाम सरकार हमेशा होता है, तो सरकार के पास भी अगर पहुंच जाता है तो जनता की आज़ादी एक तरह से सरकार के हाथ में होती है। सिविल राइट वायलेशन एक बहुत बड़ा मसला है, लोगों के नागरिक अधिकारों का हनन होता है। अभी फिलिस्तीन के नागरिकों की एक बड़ी चिंता यह भी है कि उनकी जिंदगी में इजराइल का बहुत दखल है और उनके ऊपर वो हमेशा नजर रखता है और उनको दंडित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो उनकी आजादी खतरे में है, क्योंकि वो जहां भी जा रहे हैं उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। आप किसी को नजरबंद कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी प्राइवेसी में इन्वेजन होता है। अगर आपने बगैर सेफ गार्ड के ये काम किया, पता चला आप अपने किसके साथ मिलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहां जाते हैं, यह आपका निजी मसला है। और अगर ये जानकारी कहीं और चली जाएगी तो क्या होगा। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, मैंने गाड़ी खरीदी, किया कंपनी ने उस गाड़ी की जुड़ी हुई जानकारियां किया की जगह से या जहां रजिस्ट्रेशन कराने गया वहां पे लीक कर दी। गाड़ी लीक होने के बाद में जानकारी और फोन नंबर लीक होने के बाद में मेरे पास रोज 1 या 2 फोन आने लग गए। सर, आपने किया की कार खरीदी थी, लकी ड्रॉ में आपका नाम आया है, फला जगह मीटिंग के लिए आ जाइए। वो जो आजकल हॉलीडे कंपनियां जो होती हैं, या फला जगह आ जाइए, यहां पे ये है, यहां ये मीटिंग है। ये एक पूरा सिलसिला सिर्फ एक जानकारी से, और यहां आपकी जिंदगी की सारी जानकारियां हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इतनी सारी तरीके से उस जानकारी को लोग पहुंचना। जिन लोगों को लगता है कि प्राइवेसी जो है बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, एक बार अपना मोबाइल नंबर डाल दें मेरे कमेंट में, ईमेल आईडी डाल दें, अपना पता डाल दें, सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी होना चाहिए। उसको मिसयूज किया जा सकता है, उसको अब्यूज किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, मेरे फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल मेरे बैंक से पैसा निकालने के लिए भी कुछ अपराधी कर सकते हैं। और हमको और आपको तो जिंदगी में ऐसे पैसे से बड़ी कोई चीज लगती नहीं है, लेकिन जो लोग आपको शिकार बनाने जा रहे हैं वो तो आपके दिमाग पे नियंत्रण की तैयारी कर रहे हैं। पैसा तो बहुत छोटी चीज है, और डेमोक्रेसी पे इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। जैसे कि बायोडाटा, जो अगर बायोमेट्रिक डाटा है उसके जरिए आप समाज की ग्रेडिंग कर सकते हैं। ग्रेडिंग कैसे कर सकते हैं? ये सब लोग जो है, अगर पॉलिटिक्स से हटा दे पहले, फिर पॉलिटिक्स पे आते हैं, कि ये सब लोग जो है, ये आदमी जो है, इसकी औकात नहीं है कार खरीदने की। ये एक बच्चों का स्कूल है, जैसे ही बच्चे के स्कूल में घुसते हैं उसके पास में डाटा है कि इस आदमी की तो तनख्वाही 20,000 रुपए की है, हम तो अपने स्कूल में उनको पढ़ाएंगे जो 2-2 करोड़ के पैकेज वाले हैं। इस तरह का भेदभाव आर्थिक आधार पर हमारे समाज में होता है, और वो स्कूल हो सकता है आपको घुसने से पहले मना कर दे कि साहब एडमिशन नहीं है। इसको जाति में ढाल के देखिए, जाति जनगणना दूसरी बातें अभी हो रही। अगर किसी के पास में आपके हिसाब से जुड़ा हुआ डाटा है और वो ब्राह्मणवादी संस्था है और वो कुलीन सोच रखने वाली संस्था है कि भाई मेरा तो हाई एंड का स्कूल है, यहाँ सिर्फ बड़े रईस खानदान के लोग पढ़ेंगे। दिल्ली में जिमखाना क्लब में, अब मुझे पता नहीं, कुछ समय पहले तक ये था कि वहां पे आप कुर्ता पजामा पहन के नहीं जा सकते, कितने बड़े नेता हों। तो एक प्रोटोकॉल, वो पता चला, उनको लगा कि यार ये सब हम तो एलिट अरबपति लोगों के बारे में, ये ब्लू ब्लडेड आदमी नहीं है, कहां से आ गया। हो सकता है। तो समाज में ग्रेडिंग करने की भी डाटा के जरिए एक खतरा है। इसके अलावा ये ग्रेडिंग पॉलिटिकली भी खतरनाक हो सकती है। इजराइल मुसलमानों से अगर नफरत निकालना चाहता है, हिटलर अगर उस जमाने में ये होता और वो यहूदियों से नफरत करना चाहता, उसके लिए कितना आसान होता सड़क पे जाते हुए यहूदी को पहचानना और उसकी हत्या करवा देना है, उसकी पिटाई करवा देना। आज इजराइल के जो हाल है उसके कारण बहुत से दुनिया में यहूदी जो है वो खतरे में आ गए होंगे। और फिलिस्तीनियों के साथ में धर्म देखकर, धर्म के आधार पर भेदभाव के मामले तो हम सब देखते ही हैं। पकड़ लिया, अब बताइए, रेलवे में एक आदमी जा रहा है, वो गोली मार देता है धर्म देख के। तो ऐसी स्थितियों में
धर्म देख के 2 आदमियों को जिंदा जला दिया गया था गाय तस्करी के मामले में। तो डाटा अगर आपका है और स्टेट में ऐसे लोग आ जाते हैं जो गलत लोग हैं सरकार में या पावर में आ जाते हैं, या कुछ गलत लोग पैसे देकर डेटा हासिल कर लेते हैं। अतीत में भी डेटा चोरी हुई है, मेटा का डेटा चोरी हुआ है। एक कंपनी थी जो डेटा चोरी करती थी, उसने भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को डेटा के आधार पर सेवाएं दी थी, याद कीजिएगा, कैम्ब्रिज एनालिटिका। तो अगर ये हो जाता है तो आपके साथ में बहुत बड़ा खेल हो सकता है। आपको जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे किसी भी तरह से उत्पीड़ित, प्रताड़ित किया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में कस्टमाइज मैसेज भेजे, चुनाव आ रहा है, वोट पड़ने वाले हैं, आपके एसएमएस आएगा, हिंदू तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हें मारने के लिए मुसलमान आ रहे हैं, जाओ हमारी पार्टी को वोट दे दो। दूसरे आदमी को जाएगा, देखा सारे हिंदू वोट डाल रहे हैं और तुम मुसलमान वोट नहीं डाल रहे हो, तुम्हारा कैंडिडेट हार जाएगा, कायरो उठो, आज ही मौका है। क्योंकि उस आदमी के पास जो मैसेज भेज रहा है उसको डेटा है, उसके पास, उसको पता है ये आदमी हिंदूवादी है, ये भक्त वाला है, ये कट्टर वाला है, ये मौलाना है जो समझते हैं एकदम मक्का की अंतरिक्ष से भी दिखता है, ये वो वाले हैं, सबका उसका डाटा है। और ये वाला जो है ना, ये वो खतरनाक आदमी, इसको मत भेजना वरना इसकी शिकायत कर देगा चुनाव आयोग में। तो अगर आपका डाटा होगा तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ में, आप सोच रहे हैं। इसके साथ साथ आपका अनऑथराइज एक्सेस हो सकती है, जैसे कि आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर लिया जाए, कुछ कर लिया जाए। छोटा उदाहरण निजी जीवन का दे रहा हूं, आपके शादी ब्याह की बात चल रही है, वो वहां फट से पता लगा लेगा कि लड़के की तनख्वाह तो 1255 है, ये तो 1355 बता रहा था। इसके साथ साथ आपका हरासमेंट, स्टॉकिंग भी हो सकती है। सिद्धू मूसेवाला को अगर डेटा मिल जाए, माफ कीजिए, सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को अगर डेटा मिल जाए, वो विष्णोई कौन है, वो बहुत खतरनाक आदमी है भाई, वो उसको अगर डाटा मिल जाए तो वो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रैक कर सकता है, पकड़ सकता है, आपको आपके पीछे भी लग सकता है रोज। मान लीजिए आपका फोटो मिल गया, आपका पता मिल गया, आपका नंबर मिल गया। एक आशिक को और क्या चाहिए, सिर्फ आशिक को आज के जमाने के, रोज आपका पीछा करेगा। एक घर बसाऊंगा तेरे घर के सामने, सीटी अलग बजाएगा, फोन करेगा, तरह तरह से नए नए नंबर से इनबॉक्स में आके मांगते हैं ना, तो डेटा ही तो मांगते हैं वो आपसे इनबॉक्स में, फोन थोड़ी मांग रहे हैं। फोन भी तो, नंबर भी तो एक डेटा है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन मिल गई, उसके आधार पर वो सोशल इंजीनियरिंग कर लेंगे। दलितों को भड़काने के लिए अलग मैसेज, सवर्णों के लिए अलग मैसेज, आरक्षण समर्थकों को अलग मैसेज, आरक्षण विरोधियों को अलग मैसेज। हो गया काम। और ये तो पॉलिटिक्स है, बाजार में भी हो सकता है। जिस आदमी को फोन खरीदना है उसको दूसरी और तीसरी तरह के फोन का एक विज्ञापन चला जाएगा। हो सकता है उसको एक आर्टिकल मिले जिसमें उस खास फोन की बहुत बुराई की गई हो और दूसरे फोन की तारीफ की गई हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग में ये सब हो रहा है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है प्रोफाइलिंग के जरिए, और आपकी स्वतंत्रता, पर्सनल ऑटोनॉमी जो है वो इससे प्रभावित होती है। और आप हो सकता है ये महसूस करें कि आपको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। अभी भी आपको सुन के देखिए, मैं आपको बताता हूं। मेरा कार्ड एटीएम में रह गया, 8-10 दिन बाद मुझे फिर पैसे की जरूरत पड़ी तो मैंने देखा मेरा कार्ड ही नहीं है। अब कार्ड कहाँ छूटा मुझे याद नहीं था। आप लोगों के लिए जो ये काम करता हूँ ना, मेरा दिमाग खाली हो जाता है। कई बार फिलिस्तीन की जगह इजराइल बोलता हूँ, इजराइल की जगह आप लोगों ने कई बार टोका है, दिमाग डिफ्यूज हो जाता है। तो साहब मैं भूल गया कि मैं कहाँ कहाँ गया था। मैंने गूगल मैप निकाला और अपनी लोकेशन को ट्रैक किया, मैं कहाँ कहाँ गया था। तो मुझे याद आया कि उस पर्टिकुलर मॉल के एटीएम में मैं गया था उस दिन। वहां गया तो उस मॉल के एटीएम के गार्ड जो बगल में बैठा हुआ था, उसके पास किसी आदमी को मिला होगा, उसने रख दिया था, उसने कहा लो जी ये है आपका कार्ड। तो आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी ट्रैकिंग, सारी चीजें पहुंच रही हैं और इसके जरिए आप ये महसूस भी करते हैं कि यार हमको फॉलो किया जा रहा है, हमारे बारे में लोग जान रहे हैं। वैसे भी आप मैप लेके चलते हैं हर जगह, गूगल मैप,
वो ऊपर से देख रहा है कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, और वो जहाँ से देख रहा है वो कहीं और जा सकता है। और डाटा ब्रीच जो है वो बहुत बड़ी समस्या है और उसके ज़रिए इस तरह की चीज़ें इधर से उधर चोरी हो सकती हैं। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। लगातार अगर आपकी मॉनिटरिंग हो रही है, साधारण उदाहरण वही अभी जो 2 आशिक वाला बताया था, अब नीचे होके गाना गा के गा रहा है, आशिकों में कातिल नहीं, तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा, लैला लैला चिल्लाऊंगा, कपड़ा फाड़ के, ऐसे बोल रहा है आपके साथ में, रोज कर रहा है, मिस कॉल भी दे रहा है, घर में लेजर लाइट भी फेंक रहा है। तो आपको मानसिक प्रताड़ना होगी ना, तो आपके ऊपर किस तरह का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, और आप लगातार फील करेंगे कि कोई आपको मॉनिटर कर रहा है। तो आपके साथ में क्या होगा, आपकी फ्रीडम आपके मानसिक स्वास्थ्य को खा जाएगी और इसके जरिए आपको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, आपको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है और मैनिपुलेशन भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, भैया मुझे आपके बारे में पता चल गया, भाई साहब 13 तारीख को आप वहाँ किसके साथ घूम रहे थे इंडिया गेट पे, वो आता नहीं है आजकल, मैंने एक वीडियो बना के डाला था, अचानक आपके पास एक लड़की का आ जाएगा व्हाट्सएप पे और वो अपने वस्त्र सब उतारना शुरू कर देगी। अब आपको अगर रस आ गया और आप देखने लग गए तो वो वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा है, फिर एक दिन फ़ोन करेगा, हेलो मैं बोल रहा हूँ, आप उस लड़की का उस दिन बड़े मज़े लेके फ़ोटो देख रहे थे, ये वाला वीडियो हमारे पास है, इतने रुपए दे दो वरना मैं आपकी बीवी को भेजने वाला हूँ, आपकी माताजी को भेजने वाला हूँ, आपके पिताजी को भेजने वाला हूँ, आपके स्कूल अध्यापकों को भेजने वाला हूँ, वायरल कर दूंगा। डाटा है तो उसको सब पता है, आपकी पिता कौन है बताऊं, आपका भाई कौन है बताऊं, आपके स्कूल में कौन कौन पढ़ता है क्लास में बताऊं। तो आप जो है अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, आपसे पैसे छीने जा सकते हैं। इस तरह की थ्रेट्स लगातार हमारे सर पे डाटा लीकेज से ही जुड़ी हुई हैं। और अब ऐसी कंपनियां, अभी पहले तो सरकार ने कहा था कि भैया आप फेसबुक हो चाहे कोई भी हो, आपको अपना डाटा लोकलाइजेशन करना पड़ेगा, आपका डाटा भारत में ही रखोगे, अगर भारत के लोगों का डाटा भारत में रखो। फिर सरकार ने कानून बदल लिया, उस कदम को पीछे खींच लिया। अब आपका डाटा कहां कहां रखा है भारत के लोगों का, किस देश में रखा है आप जानते नहीं है। अमेरिका के हाथ में तो पक्का ही है, वो उसका जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। तो कुल मिला के अब जब सारी कंपनियां बायोमेट्रिक डाटा इकट्ठा कर रही हैं, गूगल तो अब पास कील आ रहा है पासवर्ड की जगह, जहां से हमने बात शुरू की थी। मेटा अलग तरीके से आपका डेटा इकट्ठा कर रहा है, लगातार कर रहा है। थ्रेड का मैंने बताया कि कौन कौन सा डाटा वो आपसे ले लेता है। ट्विटर जो है उसने भी डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। तो ये जो स्थितियां हो रही हैं, इस पे कोई खेवनहार होना चाहिए ना। अश्विनी वैष्णव साहब, आप तो बड़े भले आदमी हैं, केंद्र सरकार मोदी जी कुछ करिए। ये आपने जो डाटा पॉलिसी बनाई है ये बहुत खतरनाक है। और आप जो दर्शक वर्शक हैं, आप लोग को भी, हम सबको भी, जो हमारे KN परिवार के लोग हैं, उनको भी इसकी जागरूकता लोगों तक पहुंचानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलना चाहिए कि ये जो मसला है ना, ये देश के लिए बड़ी चुनौती है। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। गांव में एक ब्राह्मण था, उसमें 30 लोगों को शेयर किया, उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। एक आदमी था, उसने पर्चा फाड़ के फेंक दिया, उसके साथ में अनिष्ट हो गया। इस तरह की बातें नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन शेयर कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।